आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आईयूडीज किस तरीके से इंसर्ट होता है, कैसे उसको इंसर्ट किया जाता है, और इसको हम आज समझेंगे। हार्मोन की क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि लीवोनोर्जेस्ट्रोल कितना होता है इसके अंदर और नेचुरल प्रोजेस्टिन कितना होता है इसके अंदर। अगर फीमेल रिमूवल करवाती है कि मुझे नहीं रखना इस डिवाइस को, निकाल दीजिए, क्या डाल दिया ये ना, मेरे को इतना दर्द हो रहा है, तो उसका मोस्ट कॉमन कारण जो है वो। अब जरूरी चीज है कि इसको वापस से कैसे निकालना होता है, वो भी बहुत आसान होता है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसको वापस से निकालना। आईयूसीडीज के बारे में, कॉपर टीज और हार्मोनल और लिपिस लूप के बारे में, आई होप कॉपर टी का इससे बाहर कोई सवाल नहीं जा सकता। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लड्डू और पेड़ो? आशा करता हूँ बड़े शानदार, बड़े मजे में होगे, लाजवाब ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे होगे। जी हाँ, एक शानदार सा टॉपिक आप लोगों की फरमाइश पे, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम से मिस नहीं होता। कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, चाहे आपके नोट सेट जैसे कंपटीशन एग्जाम हो, इस पे एक बहुत बड़ा जो डाउट रहता है बच्चों का कि सर हम प्रैक्टिकली इस चीज को कम समझ पाते हैं, थ्योरेटिकली तो सब पढ़ा देते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये भी पता हो कि हमें प्रैक्टिकली कैसे इसको इंसर्ट करना है, क्योंकि आजकल एज ए सीएचओ और पीएससी पे भी एनओ रहते हैं, सब सेंटर पे सीएचओज रहते हैं, तो कई बार आ जाते हैं केसेस, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो गया इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आईयूडीज किस तरीके से इंसर्ट होता है, कैसे उसको इंसर्ट किया जाता है, और इसको हम आज समझेंगे। मेरे पास मॉडल हैं 3D मॉडल, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हम आपकी जो स्टडी है वो पूरी 3D मॉडल बेसिस पे कर रहे हैं। जितना हो सके, जितनी चीजें हम 3D मॉडल पे आपको सिखा सके उतनी सिखा रहे हैं। तो मेरे पास आज सब कुछ है बच्चों, है ना। दिस इज द यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब एंड सब कुछ है इसके अंदर बच्चों। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक हमने कोशिश करी है, और ये मेरे पास कॉपर टी भी है। बट ये कौन सा डिवाइस है इसका नाम बताना आपको ना, कॉपर का कौन सा डिवाइस है कॉपर टी के अंदर, ये है ना। दिख रहा होगा आप लोगों को, कैमरे के आगे मैं ले आता हूँ, है ना, आप सभी को ये दिख रहा होगा। दिस इज द डिवाइस, बस आपको ये बताना है ये है कौन सा। हम थोड़ा सा थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम कॉपर टी के बारे में जानते हैं, फिर हम इसको समझेंगे कैसे इसको इंसर्ट किया जाता है, क्या रहता है प्रोसीजर पूरा इसका, है ना। उससे मतलब ये पूरा प्रैक्टिकल देखने के लिए आपको थोड़ा जुड़े रहना पड़ेगा। अपने सबसे पहले कॉपर टी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। बेसिकली हमने इसके क्लासिफिकेशन को जनरेशंस के अकॉर्डिंग बांटा, है ना। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को हमने जनरेशंस के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 जनरेशन में बांटा, जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। बच्चों जनरेशन 1 के डिवाइसेस आउटडेटेड हो चुके हैं, अब इसको हम यूज नहीं करते। बहुत पहले यूज किए जाते थे 90s के टाइम पे, है ना, 90s से भी पहले यूज किए जाते थे। इसको हम इनर्ट आईयूडीज बोलते हैं। इन डिवाइसेस को इनर्ट आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस बोलते हैं। इसके अंदर दो आते हैं बच्चों, वन इज द लिपिस लूप एंड सेकंड इज द ग्राफेनबर्ग रिंग। सेकंड डिवाइस जो आता है इसके अंदर, दैट इज द ग्राफेनबर्ग रिंग, GRAFFEN, ग्राफेनबर्ग रिंग। आपको एक बात और बता देता हूं, ग्राफेनबर्ग जो नाम है ना, ग्राफेनबर्ग जो नाम है, ये किससे पढ़ा? ये डॉक्टर ग्राफेनबर्ग से पढ़ा, है ना। ग्राफेनबर्ग नाम जो है डॉक्टर ग्राफेनबर्ग से पढ़ा। ये डॉक्टर थे और ये फादर ऑफ आईयूडीज कहा जाता है इनको, फादर ऑफ आईयूडीज कहा जाता है इनको, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का फादर कहा जाता है इनको, है ना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। फिर हम सेकंड जनरेशन पे आए, और सेकंड जनरेशन की जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस थे बच्चों, उनमें कॉपर था, इसलिए इनको नाम दिया गया कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज, है ना। कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज। कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज में हमारे पास कॉपर टी बहुत सारे हैं। कॉपर टी 200 है, कॉपर टी 220 है ना, कॉपर टी 380 है। बहुत सारे डिवाइसेज है हमारे पास कॉपर टी के, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा। कॉपर टी 380 ए भी आता है इसके अंदर, है ना, ए वर्ड भी आता है इसमें। फिर हमारे पास कॉपर टी 375 भी है, कॉपर टी 375, है ना, कॉपर 375, इसको मल्टी लोड भी बोलते हैं, मल्टी लोड भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने जो फोटो देखी थी अभी वो इसी की थी, है ना, जो फोटो आपने देखी थी अभी वो इसी की थी, मल्टी लोड की बच्चों। एंड एक और डिवाइस है जिसको नोवा टी कहा जाता है ना। एक और डिवाइस है जिसका नाम है नोवा टी, NOVA, नोवा टी। तो ये हमारे पास कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज है। देन हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, थर्ड जनरेशन आईयूडीज की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन में हार्मोनल आईयूडीज है हमारे पास, हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, हार्मोनल आईयूडीज है बच्चों हमारे पास। और हार्मोनल आईयूडीज अभी बहुत ज्यादा काम में ले रहे हैं हम लोग, है ना। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल भी है, मिरेना, प्रोजेस्टा सर्ट।
इसमें जो एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज मिरेना एंड प्रोजेस्टा सर्ट। ठीक है, तो हमारे पास मिरेना एंड प्रोजेस्टा सर्ट है बच्चों। सारे बच्चे ध्यान से सुनना इन सारी बातों को और बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशंस याद रखना। क्लासिफिकेशन को समझा हमने, इनके नाम याद रखे, बट क्यों ना इनकी फोटो देख ली जाए। फोटोज से इमेज पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाती है, फोटोज के बिना मजा नहीं आता। फिर हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, है ना। तो इनकी फोटोज देख लेते हैं। फोटोज आप सभी के सामने है बच्चों। दिस इज द हार्मोनल आईयूडीज। ये हार्मोनल आईयूडीज है। इसके अंदर आप देख रहे होगे, इसके अंदर कोई भी टाइप की आपको कॉपर नहीं दिख रही है ना, कॉपर नहीं दिख रहा है इसमें कोई भी टाइप का आपको। एंड दिस इज द कॉपर आईयूडीज। इस टाइप के कॉपर होते हैं जिसपे देखो कॉपर दिख रहा है आपको, ये रहा कॉपर, ये रहा कॉपर और ये रहा कॉपर, है ना। ये कॉपर टाइप के आईयूडीज है। सेम टू सेम यहाँ पे मैं नाम भी लिख के लाया हूं इनके। दिस इज द मिरेना बच्चों, है ना। दिस इज द मिरेना कॉपर टी डिवाइस, ओ सॉरी हार्मोनल डिवाइस, नॉट कॉपर टी। दिस इज द मिरेना हार्मोनल आईयूडीज। दिस इज कॉपर टी डिवाइस बच्चों। ये कॉपर टी है, टी शेप का है। इसके आर्म पे भी बने हुए हैं, आर्म पे भी कॉपर है, सरफेस इधर भी इसके टी पॉइंट पे भी कॉपर लगा हुआ है। और इसको कॉपर टी 380A बोलना कुछ गलत नहीं है, कॉपर टी 380A। ये मल्टी लोड डिवाइस है जो मैंने आपको दिखाया। दिस इज द मल्टी लोड डिवाइस जो मैंने अभी आपको दिखाया। जो हमारे पास है वो भी यही वाला डिवाइस है बच्चों। दिस इज द मल्टी लोड डिवाइस, है ना। यही है हमारे पास। इस पे कॉपर लगा हुआ है, देखो आप आर्म पे कॉपर लगा हुआ है, आपको कॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, ये थ्रेड है इसकी और ये हमने इसको इसमें इंसर्ट कर रखा है ना। चलो उसके बाद बच्चों दिस इज द लिपेस लूप। लिपेस लूप की इमेज है ये। एंड दिस इज द ग्रेफनबर्ग रिंग। ग्रेफनबर्ग रिंग, ठीक है। दोनों आजकल यूज नहीं करते, दोनों यूज नहीं होते, आउटडेटेड हो चुके हैं, है ना। दोनों यूज नहीं किए जाते। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई, ये इमेजेस आपको पल्ले पड़ी, तो सबसे पहले हम कॉपर टी के अंदर डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो कॉपर टी सबसे ज्यादा काम में आज की तारीख में लिए जा रहे हैं दैट इज कॉपर टी 380A एंड कॉपर टी आईयूडीज कॉपर 375। इन दो को सबसे ज्यादा काम में लेते हैं आज की तारीख में हम। और जब इन दोनों को सबसे ज्यादा काम में लेते हैं हम लोग, तो इनके बीच में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लिखो इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस 380, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखेंगे। इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस 380A, है ना। कॉपर टी 380A। दूसरा डिवाइस होता है जिसको बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइसेस कॉपर 375 मल्टी लोड, है ना। कॉपर 375 मल्टी लोड। ये दो डिवाइसेस है, दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगा लें, क्या दिक्कत है, मजा आ जाएगा। दोनों का पता लग जाए, क्या क्या इस पे सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर जी एक बात बताओ, इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे ज्यादा फर्क डायग्राम का है बच्चों, है ना। दोनों में फर्क डायग्राम का है। अगर मैं बात करता हूं तो कॉपर टी की जो डायग्राम है, वो कॉपर टी जो बना होता है 380 वो कुछ इस टाइप का टी शेप का बना हुआ होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, या फिर मैं उधर ही दिखा देता हूं आपको, इमेज में दिखा देता हूं। दिस इज द कॉपर टी 380A, है ना। इसके अंदर आप देखो, ये ए से मतलब होता है आर्म। आप देखोगे आर्म पे भी कॉपर बना हुआ है ना। आर्म पे भी कॉपर बना हुआ है। तो कॉपर आर्म पे भी होता है और कॉपर स्टैम्प पे भी होता है, कॉपर स्टैम्प पे भी प्रेजेंट होता है। दोनों जगह कॉपर प्रेजेंट होता है। और इनका सरफेस एरिया जब आप मेजर करोगे तो सरफेस एरिया होता है 380 mm, 380 mm इसका सरफेस एरिया होता है। तो जो 380 वर्ड है कॉपर के अंदर, दैट इज 380 mm सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया कॉपर का है ना। कॉपर का सरफेस एरिया है। इसके अंदर थ्रेड होती है बच्चों। थ्रेड जो रहती है ये आप लोगों की, इसको भी याद रखना, दिस इज पॉली इथाइलिन थ्रेड। ये जो थ्रेड रहती है पॉली इथाइलिन होती है, पॉली इथाइलिन। ठीक है, ये जो थ्रेड रहती है पॉली इथाइलिन थ्रेड होती है बच्चों, है ना। और 380 mm क्यूब इसका एरिया रहता है, सरफेस एरिया। और स्टेम और आर्म दोनों पे होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉपर टी के अंदर। फिर आता है 380 के बाद 375 मल्टी लोड। मल्टी लोड में ये जो साइड में आप देख रहे हो व्हाइट व्हाइट कलर के, नहीं दिख रहे तो मैं बना देता हूं फोटो। ये इस तरीके से फोटो बनी हुई है बच्चों, है ना। ये इस तरीके से फोटो बनी हुई है। ये देखो, ये है कॉपर 375, है ना। इसके अंदर साइडों में आप देखते हो ये स्पर होते हैं ना, इनको स्पर बोला जाता है, SPURS। इनका कोई खास काम नहीं होता, बस काम यही होता है कि ये पकड़ के रखते हैं ना, अंदर फंसे रहते हैं, निकल के नहीं आते, अंदर चिपक जाते हैं इसके कारण, तो इससे निकलते नहीं है। ये मेन काम होता है इसका। ठीक है, इसके अंदर कॉपर सिर्फ और सिर्फ स्टेम पे होता है,
है ना, ये स्टेम है, स्टेम पे सिर्फ कॉपर रहता है, स्टेम पे सिर्फ कॉपर देखने को मिलेगा आपको, और कॉपर का सरफेस एरिया है 375 mm, है ना, 375 नाम से पता लग रहा है आपको, 375 mm क्यूब इसका सरफेस एरिया रहता है कॉपर का। इसके अंदर जो थ्रेड रहता है वो मोनोफिलामेंट होता है, इसमें पॉलीइथाइलिन होता है, इसमें मोनोफिलामेंट होता है, मोनोफिलामेंट, मोनोफिलामेंट का थ्रेड होता है, नाइलॉन का ब्लू कलर का, है ना, ब्लू कलर का मोनोफिलामेंट का थ्रेड होता है। दिस इज योर कॉपर 375 मल्टीलोड। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आए आपको, दोनों के डायग्राम से डिफरेंस समझ आ गए, तो थोड़ी बहुत बातें और लिख लेते हैं इनके बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इन पे आते हैं कि सर इनकी शेल्फ लाइफ बता दो, तो कॉपर टी 380 जो रहता है ये इफेक्टिव होता है फॉर 10 ईयर, दिस इज इफेक्टिव फॉर 10 ईयर्स। बच्चों एक बार इसको डाल दिया है ना, तो 10 साल तक प्रेगनेंसी की टेंशन नहीं लेना। बट इसकी बात करें तो ये 10 साल तक इफेक्टिव नहीं होता, इफेक्टिव फॉर 3 to 5 ईयर्स, ये 3 से 5 साल के लिए इफेक्टिव रहता है। सिर्फ कितने साल के लिए? 3 से 5 साल के लिए इफेक्टिव रहता है। फिर आता है शेप, शेप यहाँ पे टी शेप याद रखना, टी शेप याद रखना, इसकी पता ही आप सभी को दिखाई दिया मैंने, टी शेप का होता है कॉपर टी। बट अगर 375 की बात करी जाए बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपका यू शेप का होता है, बट यू में भी जब हम डालते हैं दैट इज इन्वर्टेड यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप का होता है, प्लीज याद रखें, इन्वर्टेड यू शेप का रहता है इसकी शेप कॉपर 75 की। ठीक है, इंसर्शन कैसा रहता है? इंसर्शन कॉपर टी 380 का तो बाय पुलिंग बैक इंसर्शन ट्यूब, बाय पुलिंग बैक इंसर्शन ट्यूब, बाय पुलिंग बैक, मैं बताऊंगा दोनों का आपको एग्जांपल देके अभी। पुलिंग बैक इंसर्शन ट्यूब, इंसर्शन ट्यूब, और ये सिंपल प्लेसमेंट मेथड से डल जाता है, बाय सिंपल प्लेसमेंट मेथड्स, है ना, सिंपल प्लेसमेंट मेथड से डल जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल से डल जाता है, एक पुलिंग बैक इंसर्शन ट्यूब के थ्रू डलता है। पुलिंग बैक इंसर्शन ट्यूब की जरूरत इसलिए होती है, टी शेप का होता है, तो उसको फोल्ड करके ट्यूब में डाला जाता है, देन ट्यूब को अंदर डाल के फिर ट्यूब को पुल करते हैं, तो वो आर्म्स ऊपर जाके खुल जाते हैं अपने आप, है ना, वो मैं भी बताऊंगा आपको। सेकंड जनरेशन पढ़ने के बाद थर्ड जनरेशन में डिफरेंस और देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, है ना। थर्ड जनरेशन में भी डिफरेंस देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन में हमारे पास दो चीजें हैं बच्चों, एक हमारे पास बताई थी, एक आपको वो मिरेना बताई, एक प्रोजेस्टा सर्ट बताई। वन इज द मिरेना। थर्ड जनरेशन के अंदर डिफरेंसेस देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन है बच्चों ये, इसमें एक हमने पढ़ा मिरेना और एक है प्रोजेस्टा सर्ट। वन इज द प्रोजेस्टा सर्ट। देखो मिरेना और प्रोजेस्टा सर्ट की बात कर लेते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको, मिरेना जो है वो इंडिया में अवेलेबल है, प्रोजेस्टा सर्ट इंडिया में ज्यादा काम में नहीं लेते, अवेलेबल भी नहीं है, मिलता भी नहीं जल्दी से, है ना। पर पढ़ लेते हैं इसको ना, अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखना, मिरेना के अंदर जो कंटेंट होता है दैट इज लीवोनोर्जेस्ट्रोल। मिरेना में जो कंटेंट होता है, मिरेना का कंटेंट बहुत, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंटेंट पे आते हैं, है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंटेंट पे आते हैं। इसमें जो कंटेंट होता है दैट इज लीवोनोर्जेस्टेरोल। ठीक है, मिरेना में लीवोनोर्जेस्ट्रोल कंटेंट होता है। जबकि अगर मैं बात करता हूं प्रोजेस्टा सर्ट के अंदर, तो प्रोजेस्टा सर्ट में नेचुरल प्रोजेस्टिन होता है। अरे बच्चों इसमें होता है नेचुरल प्रोजेस्टिन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि लीवोनोर्जेस्ट्रोल जो होता है उसमें लीवोनोर्जेस्ट्रोल कितना होता है? 52 mg होता है, 52 mg होता है। और जो नेचुरल प्रोजेस्टिन होता है, नेचुरल प्रोजेस्टिन उसमें 38 mg होता है ना, इसमें नेचुरल प्रोजेस्टिन 38 mg होता है। तो ये हार्मोन्स है, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से कॉन्ट्रासेप्शन आता है ना, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट आता है फीमेल के अंदर। तो इसमें आपको हार्मोन का क्वांटिटी पता होना चाहिए, हार्मोन की क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि लीवोनोर्जेस्ट्रोल कितना होता है इसके अंदर और नेचुरल प्रोजेस्टिन कितना होता है इसके अंदर। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर कि ये तो बहुत सारा हो गया सर, है ना, इतना सारा एक साथ तो रिलीज नहीं हो सकता, इनमें से थोड़ा थोड़ा रोज रिलीज होता रहता है ना, बॉडी में थोड़ा थोड़ा रोज रिलीज होता है। तो रिलीज रेट पता होना चाहिए आपको कि डेली कितना रिलीज होता है ना, तो आपको रिलीज रेट पता होना चाहिए डेली कितना रिलीज होता है। तो बच्चों लीवोनोर्जेस्ट्रोल 52 mg है, 52 mg है, तो याद रखना 5 के बाद 2 आता है, तो यहां पे 20 याद रखना, 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होता है ना, डेली का 20 माइक्रोग्राम रिलीज होता है,
याद रखें, यूनिट प्लीज याद रखना, ये 52 mg है, ये माइक्रोग्राम है ना, माइक्रोग्राम रिलीज होता है, इसलिए कई सालों तक इफेक्टिव रहता है। और नेचुरल प्रोजेस्टिन की बात करें तो ये 65 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होता है। कई बार मैं पढ़ा रहा होता और बच्चे एग्जाम में मुझसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर यहाँ आपने 38 लिखा, इससे ज्यादा रिलीज कैसे हो गया? फिर मैं उनको बोलता हूँ ये mg है और ये माइक्रोग्राम है। नलायको ध्यान से देखो, इफेक्टिविटी देख लेते हैं, इफेक्टिव कितने साल के लिए रहते हैं ये, है ना। इफेक्टिव की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव बच्चों याद रखना, मिरेना इज इफेक्टिव फॉर 5 to 7 ईयर्स, है ना, 5 to 7 ईयर, जबकि प्रोजेस्टासर्ट सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए एक्टिव रहता है। प्रोजेस्टासर्ट सिर्फ 1 साल के लिए एक्टिव रहता है। अब ये सारी बातें अगर आपको पता लग गई, है ना, ये सारी बातें आपको पता लग गई, तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको। वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज है इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, है ना, इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। और फीचर की अगर मैं बात करूं तो इनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लिखना है यहां पे लोवेस्ट फेलियर रेट। इनका फेलियर रेट बहुत कम होता है बच्चों, मिरेना का फेलियर रेट बहुत कम होता है, मिरेना का फेलियर रेट बहुत कम होता है, लगभग 0.3%, 0.3%, 0.3%, 100 वुमेन ईयर, 0.3%, 100 वुमेन ईयर। 100 वुमेन ईयर क्या होता है? ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करना है ना, ये क्वेश्चन करना है, फिर जब आप बैचेस में आओगे मुझसे पढ़ने तब मैं आपको बताऊंगा 100 वुमेन ईयर क्या होता है। और इसका जो है प्रोजेस्टासर्ट की खास बात है कि इसका एक्सपल्सन रेट कम होता है, लोवेस्ट एक्सपल्सन रेट, लोवेस्ट एक्सपेल्सन रेट। मतलब इसका ये है कि कई बार क्या होता है कि जो आपके कॉपर टी डिवाइसेस हैं, है ना, वो निकल जाते हैं ना, कई बार बाहर आ जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से, है ना, उससे पेन भी बहुत होता है, दिक्कत भी बहुत होती है। तो प्रोजेस्टासर्ट में ऐसा देखा गया कि ये डिवाइसेस का एक्सपल्सन रेट बहुत कम है, निकलता नहीं है ना, ये निकलता नहीं है। समझ गए बात को? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंडिया के अंदर ये अवेलेबल है बच्चों, याद रखना, तो इंडिया के अंदर ये मिल जाता है, और ये इंडिया में नहीं मिलता, है ना, तो ये अवेलेबल है इंडिया में, अवेलेबल इन इंडिया, इंडिया में अवेलेबल है। ये नहीं है इंडिया में अवेलेबल, नॉट अवेलेबल इन इंडिया। क्यों नहीं है इंडिया में अवेलेबल? ये क्यों नहीं है? क्योंकि इससे बच्चों, है ना, इससे एक दिक्कत है, इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है ना, ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लिखना इसको, ड्यू टू हाई रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? फाइनल ईयर में गायनी में पढ़ोगे, है ना, गायनी में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन हमने कॉपर टी पढ़ लिए। अब सबसे जरूरी चीज जो इनके बारे में जाननी है, दैट इज मोड ऑफ एक्शन, कि ये काम कैसे करते हैं ना। सबसे बड़ा सवाल आता है इनके ऊपर, सर ये काम कैसे करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन बता दो, मोड ऑफ एक्शन बता दो, है ना। तो अगर मैं मोड ऑफ एक्शन की बात करूं, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, क्या काम करते होंगे, ये किस तरीके से काम करते होंगे, तुम्हारे दिमाग में मोड ऑफ एक्शन क्या आएगा इसका? अरे सारे बच्चे याद रखना, कुछ बच्चे कहते हैं ये फर्टिलाइजेशन को इनिबिट करते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं ये इम्प्लांटेशन को इनिबिट करते हैं, है ना। तो मैं दोनों बच्चों की बातें लिख देता हूं, इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और दूसरा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, दोनों को इनहिबिट करते हैं। बट मेरे लड्डू पेड़ो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? फर्टिलाइजेशन को। इनहिबिट फर्टिलाइजेशन ज्यादा अच्छा आंसर है, ठीक है। इम्प्लांटेशन के कंपैरिजन में फर्टिलाइजेशन को ज्यादा इनहिबिट करते हैं। दूसरा, ये बायोकेमिकल इन्वायरमेंट को भी बदल देते हैं अंदर के, है ना, अल्टर कर देते हैं, अल्टर बायोकेमिकल, बायोकेमिकल इन्वायरमेंट, है ना, बायोकेमिकल इन्वायरमेंट को बदल देते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आता है, दैट इज इंक्रीज सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग, ये सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग, म्यूकस थिकनिंग। अब आप सोचो, अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा तो स्पर्म आगे जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, फंस जाएगा बेचारा, वहीं पे फंस जाएगा। और फोर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करते हैं, दैट इज फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी रिएक्शन करवाते हैं अंदर,
है ना, फॉरेन बॉडी रिएक्शन करवाते हैं अंदर, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन बॉडी है कॉपर्टी, तो अंदर जाती है तो एंटीबॉडीज बनती है, तो ये फॉरेन बॉडीज रिएक्शन भी करवाते हैं। तो ये चार इनके मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बट सिंगल बेस्ट आंसर करना हो तो फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि टाइम ऑफ इंसर्शन, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है कि सर टाइम ऑफ इंसर्शन बता दो, है ना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है टाइम ऑफ इंसर्शन, है ना, इंसर्शन का टाइम क्या है, कब डालना है कॉपर्टी। देखो वैसे तो अलग अलग फेजेस में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइम है डालने का कॉपर्टी, बट अपने एक नॉर्मल फीमेल की बात करते हैं। एक नॉर्मल फीमेल है ना, नो डाउट मैरिड है ना, मैरिड है। और कॉपर्टी के लिए एक खास बात और याद रखना आप लोग कि कोशिश करी जाती है कि बच्चे फीमेल का एक बच्चा लाइव हो, है ना, एक लाइव बेबी हो, तब हम कॉपर्टी डालते हैं कि एक प्रेगनेंसी हो गई हो सक्सेसफुल, है ना, एक बेबी होना चाहिए। नली पेरेस में अवॉइड करते हैं कॉपर्टी को ना, क्योंकि इंटरनल ओस क्लोज रहता है उसका, है ना। तो टाइम ऑफ इंसर्शन की बात करें तो नॉर्मल फीमेल के अंदर विद इन 10 डेज ऑफ स्टार्ट ऑफ मेंसेस, इन नॉर्मल फीमेल विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज ऑफ स्टार्ट ऑफ मेंसेस, ठीक है। तो मेंसेस स्टार्ट होने के पहले 10 दिन के अंदर अंदर आप डाल सकते हो बच्चों, है ना। और याद रखिए नॉर्मल की बात है, इसमें फीमेल ना तो प्रेग्नेंट होनी चाहिए, ना लैक्टेटिंग होनी चाहिए, ना ही पोस्टपार्टम होनी चाहिए, है ना, ना ही पोस्टपार्टम होनी चाहिए। नॉर्मल फीमेल की बात कर रहा हूं, ये मैं एक बिल्कुल नॉर्मल फीमेल की बात कर रहा हूं। बट आओ तुम्हें पोस्टपार्टम फीमेल्स के बारे में ही बता देता हूं कि पोस्टपार्टम फीमेल्स में क्या टाइम रहता है। इन पोस्टपार्टम का मतलब पता है ना, पोस्टपार्टम फीमेल्स, है ना, डिलीवरी के बाद। तो पोस्टपार्टम फीमेल्स में भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। सबसे पहला है पोस्ट प्लेसेंटल आईयूसीडी इंसर्शन, सबसे पहला पोस्ट प्लेसेंटल आईयूसीडी इंसर्शन, पोस्ट प्लेसेंटल आईयूसीडी इंसर्शन। पोस्ट प्लेसेंटल आईयूसीडी इंसर्शन का मतलब है कि प्लेसेंटा के निकलने के तुरंत बाद आप आईयूसीडी इंसर्ट कर सकते हो, है ना। बट इसका जो टाइम पीरियड होता है लेस देन 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, लेस देन 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। प्लेसेंटा निकलने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपको डाल देना है ना, ये टाइम है कॉपर्टी डालने का। तो अगर प्लेसेंटा निकलता है डिलीवरी के बाद, बिल्कुल निकलने के 10 मिनट के अंदर अंदर आप कॉपर्टी डाल सकते हो। दूसरा आता है पोस्टपार्टम नॉन सिजेरियन। दूसरी कंडीशन है कि अगर फीमेल पोस्टपार्टम है और जो डिलीवरी हुई है वो नॉन सिजेरियन हुई है, नॉन सी सेक्शन, है ना, नॉन सिजेरियन हुई है, इस केस में नो डाउट 10 मिनट के तो बाद ही डालोगे, है ना, 10 मिनट के तो बाद ही डालोगे, 10 मिनट से पहले तो वो पोस्ट प्लेसेंटल हो जाएगा, 10 मिनट के बाद डालोगे। बट विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी, आफ्टर 10 मिनट, बट विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी, 48 घंटे के अंदर अंदर, है ना, 48 घंटे के अंदर अंदर डालना है। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल आईयूसीडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है तीसरा क्लासिफिकेशन, दैट इज इंटरवल आईयूसीडी। इंटरवल आईयूसीडी आता है बच्चों। इंटरवल आईयूसीडी के अंदर आप लोग जो कॉपर्टी डालते हो वो 6 हफ्ते के बाद डालते हो, है ना, आफ्टर 6 वीक्स, 6 हफ्ते के बाद डाला जाता है, क्योंकि 6 हफ्ते तक लगभग इन्वोल्यूशन हो जाता है ना। इन्वोल्यूशन मतलब यूट्रस अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाता है, वापस नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाता है लौट के, है ना। तो 48 घंटे से 6 हफ्ते तक कभी भी कॉपर्टी रिकमेंड नहीं किया जाता। 48 डिलीवरी के 48 घंटे से बाद से लेकर 6 हफ्ते तक कॉपर्टी को डालने के लिए सलाह नहीं दी जाती। यूट्रस अपना काम कर रहा होता है उस टाइम पे, इसलिए इंटरवल आईयूसीडी फिर प्रेफर करते हैं। या तो ये वाला तरीका है पोस्टपार्टम नॉन सिजेरियन सेक्शन, या फिर इंटरवल है उसके बाद, इसके बीच में कभी भी आईयूसीडीज नहीं डालते हैं। फिर आता है कि अगर आपने सिजेरियन सेक्शन किया, इंट्रा सिजेरियन सेक्शन, अगर आप सी सेक्शन कर रहे हो तो सिजेरियन सेक्शन करते टाइम भी डल सकता है ना। इंट्रा सिजेरियन सेक्शन बोला जाता है इसको, इंट्रा सिजेरियन सेक्शन कॉपर्टी डिवाइसेस। इंट्रा सिजेरियन सेक्शन में आप कब डाल सकते हो, ड्यूरिंग सी सेक्शन, ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन। तो ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन के टाइम पे आप इंसर्ट कर सकते हो कॉपर्टी। फिर आता है 5वें नंबर पे, 5th नंबर पे आता है बच्चों अबॉर्शन, पोस्ट अबॉर्शन। तो अबॉर्शन आप सभी को पता है 2 टाइप के होते हैं, है ना। 5th है पोस्ट अबॉर्शन। अबॉर्शन के बाद क्या किया जाए, तो पोस्ट अबॉर्शन
अबॉर्शन दो टाइप के हैं, अगर तो फीमेल ने मेडिकल अबॉर्शन करवाया है तो टाइम ड्यूरेशन अलग है, और अगर सर्जिकल अबॉर्शन करवाया तो टाइम अलग है। मेडिकल अबॉर्शन के केस में आईयूसीडीज अप टू 15 डेज तक डाला जा सकता है, अप टू 15 डेज, और सर्जिकल अबॉर्शन में अप टू 12 डेज। ठीक है, अप टू 12 डेज। तो ये आप लोगों की गाइडलाइंस है बच्चों, सारी की सारी पोस्टपार्टम फीमेल्स में। नॉर्मल फीमेल्स में बता दिया मैंने, मेंसेस के पहले 10 दिन के अंदर अंदर कभी भी, और पोस्टपार्टम फीमेल्स में ये सारी गाइडलाइंस है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पे, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर अपने बात करते हैं साइड इफेक्ट की, है ना। पहले पढ़ ही लेते हैं, फिर अपने डमी लास्ट में ही देख लेंगे, है ना। अब अपने बात करते हैं साइड इफेक्ट की, डमी अपने लास्ट में देखेंगे। साइड इफेक्ट, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट क्या है, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कॉपर टी से ब्लीडिंग, है ना। ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, याद रखना, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है ना। ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन, ब्लीडिंग नहीं होता, कई बार स्पॉटिंग आता है ऑप्शन में, तो स्पॉटिंग भी मोस्ट कॉमन है ना, स्पॉटिंग भी मोस्ट कॉमन है। पेन भी होता है, नो डाउट, पेन भी साइड इफेक्ट है, बहुत खतरनाक भी पेन हो जाते हैं कई बार फीमेल्स के अंदर। एंड पेन इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस रिमूवल। अगर फीमेल रिमूवल करवाती है कि मुझे नहीं रखना इस डिवाइस को, निकाल दीजिए, क्या डाल दिया ये ना, मेरे को इतना दर्द हो रहा है, तो उसका मोस्ट कॉमन कारण जो है वो दर्द है बच्चों। पेन इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस रिमूवल। कॉम्प्लिकेशन में कई बार परफोरेशन एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है इसमें, है ना। कॉम्प्लिकेशन में कई बार परफोरेशन देखने को मिलता है, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये सारी बातें समझ में आ गई, तो लास्ट हम पढ़ते हैं दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कॉपर टी डिवाइसेस के? कॉन्ट्राइंडिकेशन बेसिकली दो टाइप के रहेंगे, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन दो टाइप के हैं, वन इज द एब्सोल्यूट एंड सेकंड इज द रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट का मतलब उसमें तो 100% आपको नहीं डालना कॉपर टी, रिलेटिव में आप सोच सकते हो, है ना, आप कंडीशन के हिसाब से सोच सकते हो। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर आपका सबसे पहले तो आता है कि आपको शक है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में तो आप कभी डाल ही नहीं सकते, है ना। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में नहीं डालना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में नहीं डालना, अनडायग्नोस वेजाइनल ब्लीडिंग, है ना। वेजाइनल ब्लीडिंग अगर अनडायग्नोस है उसमें नहीं डालना, ठीक है। पीआईडी में नहीं डालना, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में नहीं डालना, अनडायग्नोस वेजाइनल ब्लीडिंग में नहीं डालना, कैंसर ऑफ सर्विक्स यूट्रस, है ना, या किसी भी दूसरा टाइप का पेल्विक कैंसर, है ना। तो कैंसर ऑफ सर्विक्स, यूट्रस और अदर पेल्विक ट्यूमर, इनमें से किसी भी केस में आपको नहीं डालना है ना, इनमें से किसी भी केस में आपको नहीं डालना है। तो याद रखना, एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन और इनमें भी नहीं डालते, सर्विसाइटिस अगर सर्विक्स का इन्फेक्शन है तो भी नहीं डालना है ना। सर्विक्स का इन्फेक्शन है, सेप्टेट यूट्रस में नहीं डलेगा, फिब्रोइड्स में नहीं डलता, तो ये भी लिख लें, है ना। फिब्रोइड एंड सेप्टेट यूट्रस, फिब्रोइड और सेप्टेट यूट्रस, है ना। ये सब गायनी कंडीशन आप पढ़ोगे, यूट्राइन फिब्रोइड्स एंड सेप्टेट यूट्रस, सब गायनी की कंडीशन है, गायनी में आप लोग पढ़ोगे डिटेल में। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में जाहिर सी बात है अनीमिया, है ना, ऑलरेडी ब्लड कम है और ब्लड लॉस नहीं करवाना चाहेंगे हम कभी भी। दूसरा होता है मेनोरहेजिया, किसी को ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, मेनोरहेजिया, ठीक है, तो ऑलरेडी ब्लीडिंग ज्यादा है तो हम नहीं करवाना चाहेंगे कभी भी, ठीक है। MENORR, है ना, मेनोरहेजिया। उसके अलावा बच्चों हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, हिस्ट्री है, करंट में पीआईडी नहीं है, बट अगर किसी को हिस्ट्री ऑफ पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ना, करंट में नहीं है, पुरानी हिस्ट्री है, उस केस में भी सोचा जाएगा। किसी भी टाइप का पुरुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज है, किसी भी टाइप का पुरुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज, तो ये भी सोचने वाली बात है कि डालना है या नहीं डालना कॉपर टी, अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। और अनमोटिवेटेड पर्सन, मोटिवेशन ही नहीं है, क्या करोगे डाल के, है ना, मोटिवेशन ही नहीं है, डलवाना ही नहीं चाहता कोई,
ठीक है, ये हो गई आपके कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब हम बात करते हैं कि ये डिवाइस को डालना कैसे है ना। इसके लिए आपको 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ये वाला है, दैट इज कस्कोस वेजाइनल स्पेकुलम। बच्चों सेल्फ रिट्रैक्ट कस्को वेजाइनल स्पेकुलम है ये, ठीक है। इससे ये ओपनिंग के काम में आता है, ये है ना, ओपनिंग के काम में आता है। और इसको लगा के छोड़ दिया जाता है, इसको लगा के छोड़ दिया जाता है, सेल्फ रिटेनिंग होता है, इसको लगा के हम छोड़ देते हैं। इसको लगाने के बाद हम क्या करते हैं, ये यूट्राइन साउंड करके डिवाइस आता है, इस पे नंबरिंग होती है बच्चों, है ना। इसको इंसर्ट करके बेसिकली हम लेंथ मेजर करते हैं, है ना। आप लेंथ कौन सी मेजर करते हो, इस यूट्रस की लेंथ मेजर करते हो, है ना। इस यूट्रस की यहां से लेकर यहां तक की लेंथ मेजर करते हो। दिख रहा है आपको सभी को ये डिवाइस, है ना। इसमें ये वाली जो लेंथ है ना, इसमें जो ये वाली जो लेंथ है, इसको मेजर करते हैं। सर इसको मेजर करने से क्या फायदा होता है, इसको मेजर करने से फायदा ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है इसका। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको इसके अंदर, ये ब्लू कलर जो होता है ये मूवेबल होता है, इसको आप मूव कर सकते हो इधर उधर, है ना, ये मूवेबल होता है। तो अगर आपने इसकी लेंथ पता लगाई है ना, यूट्राइन साउंड से इसकी लेंथ पता लगाई, उसके अकॉर्डिंग हम इसको रखते हैं फिर, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ को रख लेते हैं, है ना। यूट्राइन साउंड के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को रखते हैं हम। तो यूट्राइन साउंड से हमने लेंथ पता लगाई, उससे हमने ओपन किया, है ना, सेल्फ रिट्रेनिंग होता है, इससे हमने मेजर किया। मेजर करने के बाद बिल्कुल स्टेराइल टेक्निक होती है, नो डाउट। मैंने अभी हाथ में ऐसे पकड़ रखा है, ऐसा नहीं होता है, इसका पैकेट भी स्टेराइल ओपन किया जाता है बिल्कुल, है ना। और उसके बाद बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा प्रोसीजर रहता है इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना होता आपको, बड़ा आराम से, है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये डिवाइस बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मली इसके अंदर इंसर्ट करना होता है आपको, ये बहुत आराम से इंसर्ट हो जाता है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये अंदर जा रहा है ना, ये धीरे धीरे इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। और ये देखोगे आप, ये ऊपर जाके, क्योंकि आपने पहले से नाप रखा है, आपने पहले से मेजर कर रखा है, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है ना, यहाँ पे आपको रुक जाना है। यहाँ पे रुकने के बाद अब आपको धीरे धीरे इसको वापस से विड्रॉ करना शुरू करना है ना, विड्रॉ करना शुरू करना है इसको, ठीक है। और जब इसको विड्रॉ करोगे तो देखो ध्यान से, ऊपर नीचे करके इसको विड्रॉ करना आपको, तो ये अंदर रह जाएगा कॉपर टी, और आप देख पा रहे हो, है ना, ऊपर नीचे करके इसको इस तरीके से आपको विड्रॉ करना है, और ये आ जाएगा बाहर, ये बाहर आ जाता है, और ये कॉपर टी आपका अंदर रह जाता है ना। वैसे ये पूरा ऊपर तक ही रहता है, अभी आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, ये अंदर रह गया और ये वापस बाहर आ गया। और थ्रेड को आप 3-4 सेंटीमीटर तक छोड़ने के बाद कट कर सकते हो, 3-4 सेंटीमीटर छोड़ो और कट कर दो, है ना, 3-4 सेंटीमीटर छोड़ के आप कट कर सकते हो। ये बड़ा बेसिक सा तरीका है इसको डालने का। कई लोग मैन्युअली भी इंसर्ट कर देते हैं इसको, है ना, ऐसा जरूरी नहीं इसका यूज कर रहे हैं। कई लोग डिलीवरी के तुरंत बाद मैन्युअली भी इंसर्ट कर देते हैं इसको, है ना, हाथ से भी हो जाता है, तो हाथ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक इसको यूज करनी है। जो टी वाला ना, इसके बाद अब जरूरी चीज है कि इसको वापस से कैसे निकालना होता है, वो भी बहुत आसान होता है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसको वापस से निकालना। आप इसको नॉर्मली इसको खींच के बाहर निकाल सकते हो, है ना। ये देखो, ये वापस से बाहर भी आ जाता है, ये बाहर भी आ गया, तो आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो। बाहर निकालने का भी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। अब बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार आपके पास पेशेंट आता है, बहुत ज्यादा पेन की कंप्लेन लेके आता है कि डले हुए 1 साल हो गया, उसके बाद आया पेन की कंप्लेन लेके, डले हुए 1.5 साल हो गया, उसके बाद पेन की कंप्लेन लेके आया है ना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट पूरा समझ ही लेते हैं, इतना सा रह गया। तो कई बार पेशेंट पेन की कंप्लेन लेके आ जाता है हमारे पास, जी दिक्कत है ना। तो उस केस में आपको कॉपर टी देखना होता है कि कॉपर टी कई बार डिसलोकेट हो जाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है ना, डिसलोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है। जो आपका कॉपर टी होता है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना, इस तरीके से टी शेप में होता है। तो उसको जब हम इसमें डालते हैं ना, तो वो टी जो होता है, जो टी होता है वो ऐसे मुड़ जाता है और इसके अंदर ही आ जाता है वो, है ना। फिर जब हम इसको ऊपर को, जब इसको हम वापस खींचते हैं, तो वो टी अंदर जाके ऐसे ओपन हो जाता है ना, टी अंदर जाके ओपन हो जाता है। तो कॉपर टी भी सिंपल सेम प्रोसीजर ही रहता है ना। अब हम ये देख लेते हैं फटाफट से, लास्ट इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं कि कई बार दिक्कत ऐसी हो जाती है कि कई बार थ्रेड मिस हो जाता है। पेशेंट हमारे पास आया, कॉपर टी डला हुआ है जी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और हमने देखा कि पेशेंट की थ्रेड मिस हो गई। तो कई बार कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं मिसिंग थ्रेड, है ना, कि थ्रेड ही मिस हो गया है। अगर मिसिंग थ्रेड वाली कंडीशन है, तो उसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। मिसिंग थ्रेड में आप सबसे पहले क्या करोगे, तो मिसिंग थ्रेड में सबसे पहला स्टेप जो होता है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो होता है, बच्चे कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराओ, कराओ, बट कौन सा कराओ, दैट इज ट्रांसवेजाइनल यूएसजी, है ना। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं इसको, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राम बोला जाता है। तो सबसे पहले ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराओ। उसके बाद भी नहीं दिखता, उसके बाद भी अगर आपको विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, है ना, नॉट विजिबल,
तो फिर हम लोग सीरियल एब्डोमिनल एक्सरे करवाते हैं, सीरियल एब्डोमिनल एक्सरे करवाते हैं, है ना, जिसमें हम स्लाइस 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 पोर्शन 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 की फिल्म लेके देखते हैं कि कहां पे है। अब जब हम एब्डोमन एक्सरे करवाएंगे या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हमारे पास तीन कंडीशंस आ सकती है। तीन कंडीशन में थ्रेड ना दिखने की। पहली कंडीशन है थ्रेड अंदर घूम गई है, कोइल्ड हो गई है थ्रेड, है ना, थ्रेड अंदर कोइल्ड हो गई है। दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि अंदर परफोरेशन हो चुका है, अंदर परफोरेशन हो चुका है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि माल पोजीशन हो गया है कॉपर्टी, है ना, माल पोजीशन हो गया कॉपर्टी, कॉपर्टी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, माल पोजीशन हो गया। अगर कोइल्ड है थ्रेड, अंदर कोइल्ड है ना, कोइल्ड थ्रेड है अंदर, तो कोई खास इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, नो सच इंटरवेंशन नीडेड, नो सच इंटरवेंशन, है ना, इंटरवेंशन। और ज्यादा ये तो हिस्ट्रोस्कोपी से आप कोइल को बाहर खींच लो, है ना, कोइल को आप निकाल लो, है ना, कोइल का थ्रेड को बाहर लेके आ सकते हो, अदरवाइज कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। माल पोजीशन के केस में अगर तो माल पोजीशन के केस में आपका कॉपर्टी लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ गया है ना, कॉपर्टी ऊपर वाले सेगमेंट से नीचे वाले सेगमेंट में आ गया है ना, या फिर मायोमेट्रियम के आसपास आ गया है ना, या फिर मायोमेट्रियम, इन दोनों ही केसेस में किसी भी टाइप के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, नो इंटरवेंशन, किसी भी टाइप के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, नील इंटरवेंशन है। बट अगर सर्विक्स में आ गया है ना, बट अगर सर्विक्स में आ गया है तो फिर रिमूवल करना पड़ेगा, तो हाथों हाथ निकालना पड़ता है। सर्विक्स में आने का कोई फायदा ही नहीं, सर्विक्स में आ गया अगर तो निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद परफोरेशन रह गया। परफोरेशन के अंदर अगर आईयूसीडीज पेरिटोनियल कैविटी में है ना, तो अर्जेंट लेप्रोस्कोपी करनी पड़ती है ना। अगर आईयूसीडी आपका पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है, तो याद रखना अर्जेंट लैप करना पड़ेगा, लेप्रोस्कोपी। और या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर आप लोगों का कॉपर्टी परफोरेशन हो गया और वो आईयूसीडी जो है वो पार्शियली पेरिटोनियल कैविटी में है ना, पार्शियली इन पेरिटोनियल कैविटी, पार्शियली आधा अधूरा, है ना, पार्शियल इन पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। तो इस केस में आप हिस्ट्रोस्कोपी करते हो, हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी प्लस लेप्रोस्कोपी, प्लस लेप्रोस्कोपी, ठीक है। तो यहां पे हिस्ट्रोस्कोपी प्लस लेप्रोस्कोपी दोनों किए जाते हैं। बात समझ में आई क्या? अरे यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को ये छोटी छोटी बातें? हैं, क्लियर है सभी को छोटी छोटी बातें? ठीक है। छोटी मोटी दो तीन क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आ जाते हैं, वो बता देता हूं मैं आप लोगों को, कि अगर किसी पेशेंट को विद हैवी हिस्ट्री है, हैवी मेंसुरेशनल हिस्ट्री है, मेंस्ट्रुएशनल हिस्ट्री है, अगर किसी पेशेंट को हैवी मेंसुरेशनल हिस्ट्री है ना, हैवी हिस्ट्री है किसी पेशेंट को, तो उस केस में जो कॉपर्टी एडवाइस करोगे आप, वो कौन सा करोगे? याद रखना मिरेना। कौन सा कॉपर्टी एडवाइस करना है? मिरेना, है ना। तो हार्मोनल आयोडीज एडवाइस करना है, कॉपर्टी एडवाइस नहीं करना, माफ करें, हार्मोनल आयोडीज एडवाइस करना है, ठीक है, हार्मोनल आयोडीज एडवाइस करना है। अगर कोई पेशेंट एंटीकोएगुलेंट पे है, अगर कोई पेशेंट एंटीकोएगुलेंट पे है, पेशेंट ऑन एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट, तो भी क्या एडवाइस करोगे? मिरेना। तो भी क्या एडवाइस करना है? मिरेना। तो एंटीकोएगुलेंट पे तो भी मिरेना एडवाइस करोगे, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस है, हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस है, तो आप मिरेना और कॉपर्टी दोनों दे सकते हो, ठीक है, कॉपर्टी दोनों दे सकते हो। पीआईडी का खतरा जो होता है, सारे बच्चे याद रखना, पीआईडी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज का खतरा, पीआईडी का जो रिस्क होता है वो फर्स्ट 3 वीक्स में ज्यादा होता है ना, पहले 3 हफ्ते के अंदर, पहले 3 हफ्ते के अंदर, फर्स्ट 3 वीक्स के अंदर पीआईडी का खतरा बहुत ज्यादा होता है ना, पीआईडी का रिस्क इंक्रीज रिस्क होता है पीआईडी का। तो पहले 3 हफ्ते में पीआईडी के रिस्क बहुत ज्यादा रहते हैं कॉपर्टी डालने के बाद। और मोस्ट कॉमन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, दैट इज एक्टिनोमाइसिस। मोस्ट कॉमन जो कारण है पीआईडी का, मोस्ट कॉमन जो पीआईडी का कारण है, दैट इज एक्टिनोमाइसिस।
ठीक है, दैट इज एक्टिनोमाइसिस। एंटीबायोटिक देना है सही करने के लिए, है ना, एंटीबायोटिक देते हैं, डायरेक्टली निकालते नहीं है। एक्टिनोमाइसिस पीआईडी हो जाता है मोस्ट कॉमन अगर, तो फिर एक्टिनोमाइसिस को ट्रीट करने के लिए एक्टिनोमाइसिस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे और एंटीबायोटिक्स के साथ कॉपर डिवाइस को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, है ना, रिमूव कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आईयूसीडीज के बारे में, कॉपर टीज और हार्मोनल और लिपिस लूप के बारे में। आई होप कॉपर टी का इससे बाहर कोई सवाल नहीं जा सकता। बट एक और आखिरी बात जो मैं आपको बता सकता हूं, कॉपर टी को हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में भी यूज में लेते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इफेक्टिव है ना, इवन 5 दिन तक इफेक्टिव रहता है। तो अगर 5 दिन तक भी आप कॉपर टी डाल देते हो तो भी इफेक्टिव है। तो कॉपर टी को आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के भी काम में ले सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट कॉपर टी फ्रॉम माय साइड। बताना जरूर कमेंट करके कैसा लगा ये सेशन, और इसके बारे में जरूर बताना कि आपको प्रैक्टिकल 3D मॉडल के साथ पढ़ने में मजा आया क्या। फिर हम और भी वीडियोस ऐसी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे, लव यू ऑल, बाय बाय, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, जीवन में मचाते रहें। थैंक यू सो मच।